हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8वां लेक्चर। तो अभी तक आपका बेस बन गया होगा, जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं असाइनमेंट्स में वो आप सॉल्व कर रहे होंगे। और अब शीट सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन अगर डाउट आ रहा है तो आप बेफिक्र होकर पूछिए, हर ग्रुप में आपको मेरा नंबर मिल ही जाएगा, राइट। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर करना है। तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे पास क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि ये कौन से डी सीरीज का है। और वो डी सीरीज मैंने आपको बताया कि अगर 4D और 5D सीरीज है, 4D और 5D सीरीज है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है। स्क्वायर प्लेनर ये एकदम याद रखना आप, अभी तक जितने भी देखे गए हैं 4D और 5D सीरीज वाले एलिमेंट्स वो स्क्वायर प्लेनर ही बनाता है। 3D वाला टेट्राहेड्रल बना सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर बना सकता है। तो सबसे पहले आपको रोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो बताओ क्या होगा। सबसे पहले 3D सीरीज याद करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आगे साथ साथ में चलो। Fe, CO, Ni, कॉपर एंड जिंक, राइट। 4D सीरीज ये नहीं याद होगा आपको, याद है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी पहले लिख लेते हैं। एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलाडियम, अर्जेंटम एंड कैडमियम। 5D सीरीज देख लेते हैं। 5D सीरीज याद है क्या? ये तो बिल्कुल ही नहीं याद होगा। जब ये नहीं याद है तो नीचे वाला तो बिल्कुल नहीं याद होगा। एनीवे देखते हैं। तो ये आ जाएगा लैंडेनम, हैफनियम, टेंटेनम, वोल्फ्राम, इसको टंगस्टन बोलते हैं, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ऑरम एंड Hg। याद कैसे करते हैं? पहला तो याद ही होगा, दूसरा मैं बता देता हूँ। यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े तो आग में कूदो। फिर से सुनो। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े तो आग में कूदो। नीचे वाला देखो, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उसामा से इधर पिटवाऊंगा, उसामा से इधर पिटवाऊंगा और हंगामा होगा। ध्यान से समझो क्या बोला, लिख भी लेना आप। यारी जरा निभाना मौत तक। इंग्लिश वालों को दिक्कत हो रही होगी, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, साउथ इंडिया वाले खास करके, तो आप भी एक कोई भी निमोनिक्स बना लो, अब आपके लिए फ़ायदा करेगा, ठीक है। आप ऐसे हिंदी में भी याद कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े तो आग में कूदो, आग में कूदो। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला मैंने। ला हफ्ता, हफ्ता दोनों ऐड कर लीजिए आप। ला हफ्ता वरना रे, ओसामा अभी मर गया है, ओसामा से इधर, ओसामा से इधर, और ये हो जाएगा पिटवाऊंगा और हंगामा होगा, हंगामा होगा, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े तो आग में कूदो, ला हफ्ता वरना रे, ओसामा से इधर पिटवाऊंगा और हंगामा होगा। क्लियर? देखिए अब आपको इसका एटॉमिक नंबर मालूम है। स्कैंडियम क्या होता है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये तो याद है हमें, लेकिन इसके आगे का कैसे करेंगे?
तो हमारे पास क्या है मैजिक नंबर 21 + 18 39, सब में 18 ऐड करते जाओ आप। 40 41 42 43 44 45 46 47 48। क्लियर। लेन देन का आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है 57। और एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि लेन देनम के बाद से हमारी लैंडेनाइट सीरीज शुरू होती है जो 58 से होती है, याद रखना। लेन देनम के बाद लैंडेनाइट सीरीज होती है शुरू, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 4f ऑर्बिटल्स वाले 58 से लेके बताओ कितने तक, सोचो, ऐड करो। 58 प्लस कितना ऐड करना है हमें 14, तो कितना हो जाएगा आपका बताओ, सोचो 71 तक। तो ये आपको एक हिंट दे रहा हूँ, जैसे गुलाब जामुन में गुलाब नहीं होता उसी तरह लैंडेनाइट सीरीज में लैंडेनम नहीं होता। क्लियर। लैंडेनम जो है वो डी सीरीज का एलिमेंट है। सिमिलरली इसके भाई को देखो एक्टिनाइट्स भी। एक्टिनाइट्स कहाँ से शुरू होते हैं, एक्टिनियम के बाद से, थोरियम से 90 से, और जाएगा कहाँ तक 103 तक। क्लियर। ये एक्टिनाइट जो होता है, जैसे एक्टिनाइट से होंगे उसमें भी एक्टिनियम नहीं आएगा, थोरियम से शुरू होगा और 103 तक जाएगा, रदरफोर्डियम तक जाता है। अब ये कैसे याद करना है, तो ऐसे सोचो कि जब बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो नर्वस 90s के शिकार होते हैं, नर्वस 90s के शिकार होते हैं ना भाई, 90 से लेकर 99 तक ये शिकार होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। डर लगता है कि सेंचुरी पूरी होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे में क्या करो, अब वीरेंद्र सहवाग को तो देखे ही होगे, 96 जाए या 94 जाए तो चौका मार देता है, ठीक, सारा नर्वसनेस ख़त्म। तो वो यहाँ भी करेगा कि 90 से लेकर 99 तक जाएगा फिर चौका मारेगा, तो 103 याद रखना इसको, ठीक। तो अब ये तो हो गया 58 से लेकर 71 तक। तो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे 72। बोलो बात क्लियर हुई, ये समझ में आया, ठीक। तो 72 फिर 73। अगर ऐसा नहीं याद हो रहा है तो 40 के बाद हमने मैजिक नंबर क्या ऐड करना है 32 का। बोलो भाई 40 के बाद 32 ऐड करते हैं ना भाई। यहाँ पे हमने 18 ऐड किया प्लस 14 और ऐड करो क्योंकि एफ सीरीज वाले इसके अंदर घुसेंगे। एक और क्वेश्चन, एफ सीरीज वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस ग्रुप में होते हैं, ये आप सोच के बताना मुझको। 73 74 75 76 77 78 79 एंड 80। तो ये एक याद करने का तरीका है। दूसरा आप ये याद करो, डिस्टिलेशन में मैंने आपको बताया था कि ये सेम ग्रुप वाले होते हैं, सेम ग्रुप वाले होते हैं ना, डिस्टिलेशन में बताया था, याद आ रहा है, जिंक का एक्सट्रैक्शन, तो वहाँ बताया था आपको कि ये ग्रुप वाले होते हैं। ये जो होते हैं ये क्वाइनेज मेटल्स होते हैं, पुराने ज़माने में हम इनसे क्वाइंस बनाते थे, तो ये होते हैं क्वाइनेज एलिमेंट्स, ठीक है। निकल पीडी पीटी ये एक ग्रुप वाले होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो अगर कहीं दिक्कत हो। बाकी ये निमोनिक्स है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या है रोडियम, तो रोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है आपका 45। तो 45 से ये क्लियर हुआ कि ये 4D सीरीज का है, 45 से क्लियर हुआ 4D सीरीज का है। इंतजार करना, थोड़ा वेट करो, आपको अपने आप पता चलेगा कि स्क्वायर प्लेनर मैंने क्यों बोला है। अगला टॉपिक वही है, ठीक। तो यहाँ पे 45 मिल गया ना, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने ये बोला था आपको कि अगर कभी भी आइसोमर्स के बारे में बात किया जाए तो हम क्या करेंगे, उसको MABCD के फॉर्म में लिखेंगे, मेटल और उसके लिगेंड्स। अब वो लिगेंड्स बाइडेंटेड भी हो सकते हैं और मोनोडेंटेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे मोनोडेंटेड है, तो हम लिख सकते हैं ABCD। पूछा क्या गया है GI बहुत अच्छे से आता है MABCD का। दो तरीका बताया था, या तो आप ये कर लो स्ट्रक्चर बना के, A को फिक्स करो, BCD को मूव कराओ। तो कितने आए थे 3, A को फिक्स कर दिया, अब B को भी फिक्स कर दो और इन दोनों को चेंज कर दो, तो D, तो C एंड D आ जाएगा। बोलो भाई। और नेक्स्ट क्या था कि आप इसको चेंज कर दो, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या बोला था, कपल्स बना लीजिए आप, AB एंड CD कपल्स बना लीजिए। अब सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लो, एक बार इसको घुमा लो तो ये आ जाएगा AC, इंटरचेंजिंग हो रही है, और ये आ जाएगा BD। सेम नहीं है कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। अब इसको फिर से इंटरचेंज कर लो तो ये आ जाएगा आपका AD एंड BC। तो ये टोटल 3 GI। इतना सिंपल क्वेश्चन IIT में पूछा गया है, सोचो।
हमें बस ये ध्यान देना था कि रोडियम का एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है ना कि आईआईटी में क्या पूछेगा किसी को नहीं मालूम। हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेटर वही है कि हम कितना पढ़ लेते हैं, कितना नॉलेज ले सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि हम क्या करते हैं, अपनी तरीके से तैयारी करते हैं और कोई बोल देता है कि ये नहीं आएगा। क्योंकि हर बार जो होते हैं प्रोफेसर्स, वो नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, और नया क्वेश्चन बन कैसे सकता है, थोड़े बहुत चेंजेस करके। तो हमारे साथ तो एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता, तो हम कोशिश करते हैं कि पूरा डिटेल में स्टडी करें, राइट। तो ये क्लियर हुआ। तो इसका जीआई कितना आएगा, 3। बात समझ में आई। ये है आपका जेई 2010 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमंग द फॉलोइंग आयंस, ये आयंस दिए हुए हैं, द नंबर ऑफ आयंस दैट कैन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मैंने लेक्चर में भी बताया है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अगर आता है मतलब वो जीआई की बात कर रहा है। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे सोचो कि सिस ट्रांस आता कहाँ था, तो जीआई में ही आता था। तो यहाँ जीआई की बात करिए। इसमें से कौन कौन से ऐसे आयन हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो ये देख के तो डरना नहीं है। पहली बात, हमारे पास दूसरा तरीका है, इसको चेंज करो पहले वाले को। तो ये आएगा आपका MAA2 एंड A2। बोलो, आएगा ना भाई। EN है, और EN क्या है, सिमेट्रिकल है और सेम डोनर एटम है। क्लियर। नाइट्रोजन, तो इसलिए बोला था शुरू में ही कि लिगेंड्स याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, आप ये बना सकते हो। ये बना सकते हो। तो ये आपका ट्रांस और ये सिस। तो ये तो देगा। बोलो, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा भी सेम ही है, ऑक्जेलेट है, और ऑक्जेलेट भी क्या है आपका, सेम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। बोलो भाई, सब भूल गए हैं सब। सेम डोनर एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। EN तो याद होगा, तो ये भी दे देगा, सेम ही बनेगा, MAA2 A2 टाइप का। यहाँ पे देखते हैं, तो ये बन रहा है आपका MA4 और B2 टाइप का। ये बोलो, बन रहा है ना, A4 एक्वा, 4 एक्वा, A4 और B2। तो इसके टोटल जीआई कितने आए थे, याद है? याद है? फ़ोन नंबर याद है कि नहीं याद है? 0 0 2 2 2 3 4 5 6, 6 को उल्टा कर दो 9 एंड 15। याद है कि नहीं? तो ये क्या था, MA6, ये था M5B, ये MA4B2, ये होगा आपका, एक एक करते जाओ, A4BC, ऐसे ही करते जाओ, ये MA3B3। क्लियर। ये MA3B2C, ऐसे ही करते जाओ। क्लियर। तो आप देख लो MA4B2 का कौन सा आ रहा है, 2। बोलो, सिंपल है ना। M, एक बार ऐसा रख लो आप ट्रांस पे, बाकी जगह ये लगा दो। एक बार सिस पे रख लो, बाकी जगह ये लगा दो। क्लियर। तो देख के डरना नहीं है, हमारे पास तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी देखो ध्यान से आप। तो MA4B2 टाइप का है, तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। अब ये देखते हैं, ये क्या है, MAA2 AB टाइप का है। तो देखो सेम है, सेम ही है। A2 की जगह पे हमने AB कर लिया, यहाँ ट्रांस रखा था A और A को, तो A की जगह B कर लो, यहाँ पे भी B कर लो, तो ये भी देगा। नेक्स्ट देखते हैं, MA4BC, MA4BC टाइप का है, तो ये भी देगा। MA4BC टाइप का 2 देगा। कैसे, B और C को एक बार सिस पे ले लो, और B और C को एक बार ट्रांस पे ले लो, ये भी दे देगा। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, लेटेस्ट ही पूछा गया 2015 में। और आइसोमेरिज्म की आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ पूछता भी नहीं है। और अगर पूछेगा कायरलिटी तक जाएगा तो आप स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हो। क्लियर। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा आपका। इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक है,
ये बहुत अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, आई नो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक की जान है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने पहली थियरी शुरुआत में ही पढ़ लिया था, जहाँ से कोऑर्डिनेशन का जन्म हुआ था। वहाँ पे कौन सी थियरी पढ़ा था हमने? वर्नर्स थियरी, याद आ रहा है? तो वर्नर्स थियरी में वर्नर ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बॉन्डिंग के बारे में बताया था और वो काफ़ी चर्चित हुआ था और उसकी वजह से उसको नोबेल भी मिला था, ठीक। लेकिन कुछ कुछ कमियां थी वर्नर्स थियरी में, जैसे उस पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ऑब्वियसली, बट ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से उन्होंने ये नहीं बता पाया कि कोई कंपाउंड कलर क्यों देता है, कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। वर्नर्स थियरी के ड्रॉबैक क्या थे? पहला, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, द कलर स्पेक्ट्रा मैग्नेटिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कहानी तो आपको याद ही होगा, वर्नर को नोबेल कब दिया गया था? 1913 में। तो पहली बार ऐसा हुआ, एक अलग तरीके की बॉन्डिंग की बात की जा रही है, जहाँ पे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बॉन्ड बना पा रहे हैं लिगेंड्स के साथ। अब लिगेंड्स भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो अभी भी कलर स्पेक्ट्रा की बात कर ले, मैग्नेटिज्म की बात कर ले, ये नहीं क्लियर हो पा रहा था। तो 1931 में पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थियरी दिया और इस थियरी में उन्होंने ये कहा था कि मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, बिल्कुल होता है, और लिगेंड्स के पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स। तो मेटल क्या करता है? मेटल सबसे पहले अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग कराता है, समझना। मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, होता है ना भाई। और ये जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, तो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, मेटल के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, मेटल के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग करते हैं। अब सोचो, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वैकेंट है, खाली है, कमरा खाली है, आराम से गेस्ट रह सकता है, क्लियर। तो क्या बोला, मेटल का जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो लिगेंड के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि लिगेंड के पास लोन पेयर है और मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। और ये वैकेंट ऑर्बिटल्स पहले खुद को इंटरमिक्स करते हैं, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली आपका होता क्या है? मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक, आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, लिगेंड अपना लोन पेयर देता है, क्लियर। तो ये वैलेंस बॉन्ड थियरी का कॉन्सेप्ट था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ मेटल को हम बोल सकते हैं कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा और लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्लियर। तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ये वैलेंस बॉन्ड थियरी है, इसको नोट डाउन करो। तो आपके सामने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड डी ऑर्बिटल यूज्ड। तो ज्योमेट्री के अनुसार आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, बट यहाँ देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो अभी आपने देख ही लिया सारी चीज़ें कि टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो टीबीपी हो सकता है, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। तो sp3 अगर होगा तो इसमें तो कोई डी ऑर्बिटल यूज हुआ नहीं है। D3s में होगा dxy, dyz, dzx, इसके बारे में बात करेंगे। sp2d और dsp2 ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें ऑर्बिटल जो यूज होगा, डी ऑर्बिटल जो यूज होगा वो dx² y² होगा। sp3d dz², dsp3 dx² y²। उसके बाद sp3d2 dx² y², d2sp3 में dx² और dz², इन दोनों में dz² यूज़ करते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? जब ऑर्बिटल सेम है तो देखो आप यहाँ पे, ये जो डी यूज हुआ है
ये होता है n-1 वाला, और ये जो डी यूज हुआ है ये n वाला है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ ये 4s का है तो ये d भी जो होगा ये 4d होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ये 4s है तो ये n-1 तो ये 3d होगा। थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो। यहाँ पे अगर ये बाद में आ रहा है राइट, तो ये होगा आपका nd, n वाला d होगा। क्लियर? तो ये जैसे मान लो ये 4s है तो ये 4d होगा, लेकिन ये n-1d है। तो जो पहले आ रहा है, जो d पहले आ रहा है वो पहले वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होगा। ये चीज़ समझना, जो पहले d आ रहा है वो पहले वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होगा। जैसे अगर यहाँ मान लो n है तो ये n-1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होगा। क्लियर? इसको लिखो, समझते हैं थोड़ा। अब देखते हैं दो एग्जाम्पल्स, CO F6 3 नेगेटिव और CO CN6 3 नेगेटिव। दोनों पे कोबाल्ट जो है वो +3 पे है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्लियर? अब जैसे मान लो हम कोबाल्ट के बारे में लिखना शुरू करें, आर्गन 4s2 और 3d7। क्लियर? बना लो भाई। फोर एस टू होंसुल फॉलो करेगा। क्लियर? अब देखो यहाँ तक तो क्लियर है। ये थे ऑर्बिटल्स अपने कोबाल्ट के, ये है अपना 3d और ये अपना 4s। अब यहाँ पे हमारे पास लिगेंड है फ्लोरीन। ये फ्लोरीन अपने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। कहाँ देगा? तो जो वैकेंट होगा। अब कैसे देगा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, तो कोबाल्ट +3 पे है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s से जाएंगे, फिर ये किससे जाएगा। क्लियर? तो अभी हमारा ये 4s खाली है और 4p भी खाली होगा, है ना। और क्या खाली होगा? 4d खाली होंगे। बोलो, ये तो भरा हुआ है। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल खाली है, 4s भी खाली है, 4p भी खाली है और 4d भी खाली है। ये 4s यहाँ से हटा दो, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। वहाँ से हटाओ और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको। बोलो, तो ये 4s हो गया अपना, खाली है। ये 4p खाली है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देना है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं? 2। तो हमें क्या चाहिए? टोटल 6 ऑर्बिटल चाहिए। क्लियर? अब 6 ऑर्बिटल होगा कौन सा? ये 4s और 2d का हो जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? ये आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्सिंग और हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास 6 ऑर्बिटल बन जाएंगे। फिर से समझो, हमने सबसे पहले क्या किया है? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिखा, उसके बाद कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया अपने पास, ये कोबाल्ट +3 है तो 3 तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s से पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और एक यहाँ से निकाला। अब हमें क्या करना है कि ये फ्लोरीन अपने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। कहाँ देगा? वैकेंट ऑर्बिटल्स में। और वैकेंट ऑर्बिटल कौन प्रेजेंट है इसके पास? जो 4 वाले पूरे खाली हैं। क्लियर? तो ये क्या करेगा? 4s का 1, 4p का 3 और 4d का 2। अब d का 2 कौन सा लेगा? आप बताओ कि ये ऑक्टाहेड्रल है ना भाई। स्ट्रक्चर बना के देखो आप, स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो यहाँ से आप बोल सकते हो dx² y² और dz², प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। क्लियर?
तो ये देगा आपका dx² y² और dz²। तो अब इसने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया तो हमें 6 ऑर्बिटल्स मिल गए, 6 ऑर्बिटल्स मिल गए। 6 ऑर्बिटल्स के साथ ये फ्लोरीन, अब ये 6 ऑर्बिटल्स के साथ ये 6 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन फील करेंगे। क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोल सकते हो, S3p और ये D2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और D कौन सा यूज हुआ है, ND, ये n वाला D यूज हुआ है, नॉट n-1, इसलिए मैं बता रहा था आपको, वेट करो, n-1 वाला नहीं है, n वाला है। ये क्लियर हुआ? तो जब D बाद में लिखा जाएगा तो समझना वो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला है। ये क्लियर है? अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि म्यू कितना है, म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2। क्लियर? n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो हो जाएगा आपका 4 × 6 √24 बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर? तो इसको पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब जरा देखो हमने कौन सा d ऑर्बिटल इसमें यूज किया है, आउटर वाला, बाहर वाला यूज किया है ना, 4 वाला n वाला यूज किया, बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज किया है। तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक और बात, इसमें देखो मैक्सिमम जितने अनपेयर्ड होने चाहिए थे उतने हैं। ठीक है, ये थोड़ी देर बाद और अच्छे समझोगे। अभी क्या है, मैक्सिमम अनपेयर्ड है, तो इसमें जितना हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आना था, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट वो आया है, तो इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई? अब इसको नोट डाउन करिए। अब अपने पास है COCN6 3 नेगेटिव, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कोबाल्ट +3 है तो 4s 3d 1 2 3 4 7 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो +3 है तो ये 2 यहाँ से चले जाएंगे, एक यहाँ से चला जाएगा। क्लियर? दे रहा है साइनाइड 6 लोन पेयर दे रहा है, तो हमें 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा लोचा ये है कि ये साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। थोड़ा सब्र करो, समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये बैक पेयरिंग करवाता है, तो ये जो है बैक पेयरिंग करवाता है। बैक पेयरिंग का ये मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, क्लियर? ये d ऑर्बिटल हमारे पास खाली मिल गया, ये s ऑर्बिटल खाली है और ये p ऑर्बिटल खाली है। क्लियर? तो ये जो d ऑर्बिटल है ये कौन सा है, n-1 वाला है, और ये ns है और ये np है। हमें टोटल 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये 6 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, तो D2sp3 ये हाइब्रिडाइज 6 ऑर्बिटल बनाए। अब Cn ये Cn अपना लोन पेयर इसमें देगा। समझ में आया? तो यहाँ पे कोबाल्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
अंदर वाला D यूज किया गया है, N-1 वाला D, तो D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भाई बताओ? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका D2sp3। क्लियर, बात समझ में आ रही है? अंदर वाला ऑर्बिटल यूज किए हैं, D ऑर्बिटल, तो ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं ना, एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। बैक पेयरिंग हो गई है, ये बैक पेयरिंग हो गई है। इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो। बैक पेयरिंग हो गई है जिसकी वजह से अब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करिए। तो मैंने आपको बोला कि जब हमने साइनाइड एज अ लिगेंड लिया तो वहाँ पे बैक पेयरिंग हो रही है, जबकि जब फ्लोराइड एज अ लिगेंड ले रहे हैं तो वहाँ बैक पेयरिंग नहीं हो रही। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और यह है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो। वाटर को रिफरेंस माना है, और आपको ये दिख रहा होगा स्ट्रेंथ का ऑर्डर। वाटर को रिफरेंस माना है। वाटर के पीछे वाले जितने भी हैं ये सारे वीक लिगेंड्स हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा नंबर है, बताऊंगा, टेंशन मत लो। वाटर के नीचे वालों को मानते हैं हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्लियर? अब एक फंडा भी लिख लो, लिखो CNOX, सिनॉक्स, 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 याद रहेगा? तो X मतलब होता है हैलाइड डोनर, O मतलब ऑक्सीजन डोनर, अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है तो, और ये कार्बन डोनर। ये ऑर्डर होता है। क्लियर? आसान हो गया। कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, हैलाइड डोनर। ध्यान से समझो, कार्बन और नाइट्रोजन अगर डोनेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देखो आप, CO, CN, NO2, डाइपिरिडिल, EN, अमोनिया, EDTA, इन सब में क्या होता है? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। क्लियर? तो ये आपका हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग। अब नीचे इसके पीछे देखो, ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, समझ में आ रहा है? और बाकी हैलाइड्स, तो ये आपके वीक लिगेंड्स हो जाएंगे। वाटर को हमने रेफरेंस माना है, और ये सही नहीं है, पूरा 100% सही नहीं है, एक दो जगह चेंजेज आते हैं। वैसे तो है ये सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा, बट कोशिश कर रहे हैं हम कैसे याद करें। ठीक, तो जो कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर होंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। जो ऑक्सीजन डोनर होंगे और हैलाइड डोनर, ये अगर लोन पेयर देता है, हैलाइड्स लोन पेयर देते हैं, ऑक्सीजन लोन पेयर देते हैं, वीक लिगेंड कहलाएगा, और बाकी जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड कराएगा। इसको नोट डाउन करो। तो हमने यहाँ देखा कि बैक पेयरिंग तो हो रही है और लिगेंड्स का स्ट्रेंथ भी देख लिया, लेकिन अभी भी हमें नहीं मालूम है कि लिगेंड्स बैक पेयरिंग क्यों करा रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। पहली बात। दूसरी बात, अभी भी कलर स्पेक्ट्रा के बारे में हम बात नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों ऐसा कलर दे रहा है। ठीक है। और तीसरा और सबसे मज़ेदार बात कि विविड, ये इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में बता ही नहीं पा रहा था, हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो भी नहीं बता पा रहा था। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था वीवीटी के फेल्योर का। ठीक है। तो वीवीटी का फेल्योर क्या है? पहला, बैक पेयरिंग का रीज़न नहीं मालूम था। दूसरा, जबकि ये मॉलिक्यूल मिलता है और स्टेबल होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, टेंशन मत लो। और अभी भी क्या है, कलर स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में अच्छे से बात नहीं हो पाई। क्लियर। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया, CFT, IIT का फेवरेट, एक तरह से फिर से बोल सकते हो। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी के बारे में बात करते हैं। इसके कुछ एजम्पशंस है, थियरी है तो एजम्पशंस तो होंगे ही। तो पहला जो है, ये जो थियरी है
ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बात करता है। ये बोलता है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, स्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। समझते हैं भाई, मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक तब होगा जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। बोलो, ऐसा हो सकता है ना। तो मेटल को हमने एज यूजुअल ऑलवेज पॉजिटिव लिया है, रीजन भी मालूम ही है, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि अगर एनायनिक लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है तो हम उसको नेगेटिव चार्ज मान लेंगे। एनायनिक लिगेंड है तो नेगेटिव चार्ज मान लेंगे, और अगर न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो हम उनको डाइपोल मान लेंगे। जैसे अमोनिया, CO, इनको हमने डाइपोल मान लिया। तो क्या हो सकता है, या तो आयन आयन इंटरेक्शन होगा या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। बात समझ में आई। तो CFT क्या कहता है कि प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। मेटल को हमने पॉजिटिव चार्ज माना, एनायनिक लिगेंड्स को हमने नेगेटिव चार्ज माना, और न्यूट्रल लिगेंड्स को डाइपोल माना। क्लियर। अब देखना, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, इंटरेक्शन की बात हो रही है। अब इंटरेक्शन कब होगा, जब मेटल और लिगेंड नज़दीक आएंगे। समझ में आ रहा है। और आपको अभी बताया, जैसे मेटल पॉजिटिव मान लिया, लिगेंड नेगेटिव मान लिया। अब ये क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे। बोलो भाई, अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है। लेकिन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऑर्बिटल्स में, तो ये इसको क्या करेंगे, रिपल। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है। क्योंकि लिगेंड्स के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है। बोलो, तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। लेकिन मेटल्स के वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अब हमारे पास थे d ऑर्बिटल्स, और अभी इसके पास सेम एनर्जी होगी, जिसको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ से लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। लिगेंड्स जब अप्रोच करेंगे तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। जो पहले हमारे ऑर्बिटल्स थे जिनकी एनर्जी सेम थी, अब एनर्जी सेम नहीं रहेगी। इसका रीज़न भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लो। तो ये क्या होगा, कुछ ज़्यादा एनर्जी लेके ब्रेक हो जाते हैं। ये थोड़ी एनर्जी लेके ब्रेक हो जाते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, अभी बस समझो होता क्या है, इसका रीज़न क्या है। फिर से समझो CFT को, कि मेटल को हमने पॉजिटिव चार्ज माना, लिगेंड्स को नेगेटिव चार्ज माना। अब लिगेंड्स अपना लोन पेयर देना चाहता है मेटल को, क्लियर। लेकिन मेटल के इलेक्ट्रॉन्स भी इस लिगेंड के रिपेल करेंगे तो जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, मेटल के, वो दो पार्ट में टूट जाते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ तक समझो। समझ में आया। तीसरा पॉइंट क्या था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो रिपल्सन के कारण डीजेनरेसी जो होती है डी ऑर्बिटल्स की, वो ख़त्म हो जाती है। कि व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेज, मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि आपके नोट्स बहुत अच्छे बने, बाद में वही काम आता है। व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेज मेटल, द डीजेनरेसी ऑफ, डीजेनरेसी का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल, द डीजेनरेसी ऑफ d orbitals is lost and it splits up
it splits up in two sub energy level. T2G and EG। टेंशन मत लो, मैंने सिंपल क्या बोला आपका कि जब लिगेंड से अप्रोच करना शुरू करते हैं तो हमारे पास डी ऑर्बिटल जो होते हैं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये टूट जाते हैं दो पार्ट में, ऐसे और ऐसे। जब दो रहेगा तो इसको हमने बोल दिया Eg, तीन रहेगा तो इसको बोलते हैं T2G। याद करने का तरीका क्या है, तीन है तो T2G 1 2 3, दो है तो Eg। क्लियर, इसको लिखिए आप। डीजेनरेट जो हमारे डी ऑर्बिटल्स थे ये स्प्लिट हो गए दो पार्ट में, ये टूटे। अब जो होता है ये एनर्जी डिफरेंस, इसको बोलते हैं CFSC, इसको बोलते हैं CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और एक और टर्म आता है पेयरिंग एनर्जी का, इसके बारे में भी बात करेंगे, पेयरिंग एनर्जी। इन दोनों का यूज करके हम बैक पेयरिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो VBT में बोला था कि VBT में बैक पेयरिंग एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, यहाँ पे CFSC और पेयरिंग एनर्जी का यूज करके हमने बैक पेयरिंग को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट उसमें डिमेरिट क्या था कि कलर स्पेक्ट्रा नहीं समझ में आ रहा था। अब यहाँ पे देखो, ये बीच में एनर्जी गैप है ना भाई, ऊपर टूटा नीचे टूटा, क्यों टूटा है सब एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बीच में जो एनर्जी गैप है, तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से इस D से इस D में जाए, समझ में आ रहा है, अगर इस D से इस D में जाएगा तो कुछ एनर्जी लेकर ही जाएगा ना, बोलो, कुछ एनर्जी लेके गया, जब एनर्जी ख़त्म हो गया वापस गिरेगा ग्राउंड स्टेट में। मतलब जैसे आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आप बेचैन हो जाओगे ना, तो इधर उधर घूमना शुरू करोगे, जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर तो वही आ जाओगे जहाँ से शुरू किया था। तो वहाँ सेम यही होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेचर से कुछ एनर्जी लेके, अब नेचर से एनर्जी लाइट के फॉर्म में हो सकता है, साउंड के फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी लेके ऊपर गया, और जब एनर्जी लॉस्ट किया तो ये वापस आएगा। तो एनर्जी होता क्या है, hc/λ, बताओ, होता है ना। एनर्जी लूज किया तो वापस आएगा, तो कुछ लैम्डा आएगा इसका, वही लैम्डा तो कलर शो करता है। समझ में आया, ये कलर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से हमने कलर के भी बारे में बात कर लिया। तो इससे समझ में आ रहा है कि CFT जो थी वो VBT के सारे जो भी कमियाँ थी उसको दूर कर रही थी। चौथा पॉइंट क्या था, CFT explains back pairing of electrons by CFSE, crystal field stabilization energy, एंड पेयरिंग एनर्जी। बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, टेंशन मत लो। लास्ट वाला क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन Eg and T2G orbitals are used to explain the color spectra of complex compounds in which electron absorbs the energy of a particular
lambda and shows its complementary color। इन दोनों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस ये 5 पॉइंट आप लिख लो बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला, सबसे पहली बात क्या था कि CFT जो होती है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है दो चार्ज के बीच में। मेटल को हमने पॉजिटिव चार्ज माना, एनायनिक लिगेंड है तो हमने उसको नेगेटिव चार्ज माना, और अगर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स है तो उसको हमने डाइपोल माना, और डाइपोल का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो मेटल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि जब लिगेंड्स मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तो जो डी ऑर्बिटल होती है उसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, सेम एनर्जी लेवल नहीं रह पाता है, क्योंकि जो लिगेंड्स के लोन पेयर है और मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होने की वजह से एनर्जी का स्प्लिट, रिपल्सन होने की वजह से डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं, डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। तो हमने उसका 2 नाम दिया, एक को बोला T2G और दूसरे को बोला EG। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लो। चौथा पॉइंट क्या था कि CFT ने एक्सप्लेन किया बैक पेयरिंग बाय यूजिंग CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड बैक पेयरिंग, ठीक है। और इसके बारे में भी बात करेंगे हम कि यहाँ पे कलर स्पेक्ट्रा कैसे आता है। ये अभी नोट डाउन करो, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। कंटिन्यू करते हैं, हेडिंग डालना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का पढ़ना है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का पढ़ना है। तो आप देखो यहाँ पे क्लियर, मेटल जो होता है वो बीच में होता है, जहाँ पे आपके लिगेंड्स, यहाँ लिगेंड्स, यहाँ लिगेंड्स, यहाँ लिगेंड्स, यहाँ लिगेंड्स और यहाँ लिगेंड्स, क्लियर। अब लिगेंड्स जो हैं क्या बेसिकली, अगर मान लो मैंने इसको माना Z एक्सिस, तो इसको मैं मान सकता हूँ X एक्सिस, बोलो, और इसको मैं मान सकता हूँ Y एक्सिस। ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो अपना अटेंशन रखना। मैंने बोला कि ये ऊपर वाला है जिसको हमने Z एक्सिस मान लिया, ये दोनों भी तो परपेंडिकुलर हैं, तो ये Y और ये X, यहाँ पे अपना मेटल है, क्लियर। अब ये लिगेंड्स है, ये लिगेंड्स है और ये लिगेंड्स है। तो अगर ये लिगेंड्स अप्रोच करना शुरू करेंगे तो हमारे पास d ऑर्बिटल 5 है, बोलो d ऑर्बिटल 5 है। तो लिगेंड जो होते हैं वो एक्सिस से अप्रोच करेंगे, लिगेंड्स के पास है लोन पेयर, d के पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक्सिस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इस एक्सिस वाले लिगेंड्स के कारण ज़्यादा रिपल्सन फेस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताओ। बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला कि जो ये लिगेंड्स है ये एक्सिस पे हैं, x y z पे, और वैसे ही हमारे मेटल के ऑर्बिटल्स जो d वाले हैं उसमें एक्सिस वाले कौन है, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो इनके इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा रिपल्सन फेस करेंगे, तो रिपल्सन फेस करेंगे मतलब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बोलो, इनकी एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो डी जनरेसी जब ख़त्म होगी पूरे डी ऑर्बिटल की, तो जब डी जनरेसी ख़त्म होगी पूरे डी ऑर्बिटल की, तो डी जनरेसी ख़त्म होगी पूरे डी ऑर्बिटल की, तो समझो ज़रा, डी जनरेसी जब ख़त्म होगी पूरे डी ऑर्बिटल की, डी जनरेसी जब ख़त्म होगी पूरे डी ऑर्बिटल की, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? एनर्जी ज़्यादा होगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की और डी जेड स्क्वायर की। एनर्जी ज़्यादा होगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की और डी जेड स्क्वायर की। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास शुरू में ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स थे,
ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन माना, उसको बताऊंगा मैं आपको। और जब लिगेंड्स अप्रोच करने शुरू हुए ऑक्टाहेड्रल में जब लिगेंड्स अप्रोच करना शुरू हुए तो वो एक्सिस से करेंगे, एक्सिस पे ही तो हैं। एक्सिस पे अगर लिगेंड्स हैं तो जो डी ऑर्बिटल एक्सिस पे होगा उसके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रिपल्सन फेस करेंगे, तो उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। और वो है कौन? डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बात समझ में आई? और ये सेंटर है, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। क्लियर? तो ये ऊपर चला गया और इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसको नीचे लाया, ताकि ओवरऑल ये जो एनर्जी रहे हमारी, उसका एवरेज जो है वो इसके बराबर है, पहले से जैसा था। समझ में आया? तो ये इस बैरी सेंटर से प्लस 0.6, क्लियर, और ये माइनस 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल नीचे आ गया। ओवरऑल दोनों को ऐड करोगे तो देखो 2 ऑर्बिटल्स इंटू 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे प्लस 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो ओवरऑल हमें सेंटर मिल गया 0। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये नोटेशन है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का। अब देखो ज़रा, हम इस 0.6 को 3/5 भी लिख सकते हैं, इस 0.4 को 2/5 भी लिख सकते हैं। यह है आपके समझने के लिए कि ये जब 2 रहेंगे तो 3/5 आएगा, और अगर 3 रहेंगे तो 2/5 आएगा। ओवरऑल जो एनर्जी हमारी एवरेज आनी चाहिए वो बैरी सेंटर के पास आनी चाहिए, मतलब अगर 0 इसको माना है तो 0 पे आना चाहिए। क्लियर? बात समझ में आई? इसको लिखो। तो आई होप आपको स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस समझ में आया होगा। उसमें मैंने क्या बोला था कि जो लिगेंड्स होते हैं वो एक्सिस पे रहते हैं। क्लियर? तो एक्सिस पे अगर रहेंगे तो एक्सिस पे लोन पेयर ज़्यादा होगा लिगेंड्स की वजह से, और मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस पे हैं, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी एक्सिस पे होंगे, तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से डीजेनरेसी डी ऑर्बिटल्स की ख़त्म हो जाएगी, जो पहले थे जब लिगेंड्स नहीं थे। और लिगेंड्स जब आए तो रिपल्सन की वजह से डीजेनरेसी ख़त्म हुई, तो एनर्जी बढ़ जाती है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का और डी जेड स्क्वायर, और वो बैरी सेंटर से 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ऊपर चला जाता है। तो उसको एवरेज को मेंटेन करने के लिए जो बाकी तीनों नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं डेल्टा ऑक्टाहेड्रल नीचे आ जाते हैं। तो ऊपर वाले को हमने प्लस से डिनोट किया, नीचे वाले को माइनस से डिनोट। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस।